अच्छा जी, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर हाफ पढ़ लिया था पिछले हमने लेक्चर के अंदर। इसके 3-4 टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे छोटे छोटे। सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी थी मेटालिक कंडक्टर की, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की, उसका हमने डिफरेंस देखा। उसके बाद हमने ओहम्स लॉ को पढ़ा। उसका ओहम्स लॉ का आपके पास एक्सप्रेशन होता है। वो हमने देख लिया कि इज इक्वल टू ई बाई आई आपके पास ओहम्स लॉ होता है। उसकी हम उसमें हमने यूनिट्स देखी थी आपके पास। फिर कंडक्टेंस आ गया था छोटा सा, उसका एक्सप्रेशन है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमने देख ली। उसके बाद जी स्पेसिफिक कंडक्टेंस का हमने मैथमेटिकल फॉर्म और उसकी यूनिट जो कि इम्पोर्टेंट होती है वो भी हमने देख लिया। इक्विवेलेंस कंडक्टेंस को हमने पढ़ लिया था। मोलर कंडक्टेंस को पढ़ लिया था। उसके बाद आपका एक और टॉपिक था मेजरमेंट वाला, ये हमने पढ़ लिया। 3 टॉपिक आपके हो गए। उसके बाद जनाब हमने ग्राफ डिस्कस किया था स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट का। ये आपके पास तीसरा या चौथा टॉपिक था। छोटे छोटे पीछे हमने टॉपिक पढ़े थे। इस ग्राफ को हमने जब डिस्कस किया था तो हमने बोला था कि जनाब के आपके पास जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनकी इनफाइनाइट पोजीशन होती है, वो इनफाइनाइट उनकी वैल्यू होती है। उनकी लिमिटिंग वैल्यू आपके पास एंड वाली वैल्यू आपके पास आ जाती है। जबकि आपके पास जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिसकी हमने एग्जांपल्स नीचे देखी, CH3COH आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट की है, वो क्या होते हैं आपके पास इनफाइनाइट होते हैं। उनकी एंड वैल्यू कोई नहीं होती, लिमिट लास्ट लिमिट उसकी कोई नहीं होती। आप इधर से बढ़ाते जाओगे तो आपके पास एंड लिमिट आपके पास नहीं आएगी। इधर से बढ़ाते जाओगे ओरिजेंटली तो फिर भी आगे जाता जाएगा, एंड लिमिट इसकी नहीं आएगी। जबकि आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में HCl और KCl को जब एक्स्ट्रा प्लॉट करते हो तो आपको कोई ना कोई एंड पे आके इधर ग्राफ पे वैल्यू मिल जाएगी, यानी उसकी लिमिटिंग वैल्यू है, उसकी आखिरी हद है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट की आखिरी हद कोई नहीं है आपके पास। ठीक है, इसी लॉ को हमने मज़ीद आगे से एक्सप्लेन करना है आपके पास। इसी लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए एक और आपके पास लॉ आया, कॉलरिश लॉ जिसको हम कहते हैं, माइग्रेट कॉलरिश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आइंस। ये हमें बताता है कि हर आइन की आपके पास एक ख़ास वैल्यू होती है। जो इलेक्ट्रोलाइट आप लेते हो उसके अंदर आइंस की एक ख़ास वैल्यू होती है। नीचे एग्जांपल में आपके पास बॉक्स के अंदर KCl है और NaCl है। सबसे पहली एग्जांपल, KCl में आप देखोगे और NaCl में दो कॉमन, दोनों में एक कॉमन आयन है। इसके अंदर भी क्लोरीन का आयन है और दूसरे के अंदर भी क्लोरीन का आयन है। डिफरेंस इन दोनों में क्या है, इधर पोटाशियम मेटल है और इधर सोडियम मेटल है। इन दोनों के एक आयन सेम होने की वजह से और दूसरा एक आइन सेम है, इसलिए डिफरेंस यहाँ पे कितना है 23.41। इसको नेक्स्ट एग्जांपल से समझ लेंगे। आपके पास नेक्स्ट में देखोगे इधर भी एक आइन सेम है और दूसरा आइन क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, इधर इन दोनों की वैल्यूज़ में डिफरेंस कितना आ रहा है 23.41। इसकी वैल्यू 151, इसकी 128। ऊपर वालों की डिफरेंस डिफरेंट थी इन दोनों से। ठीक है, लेकिन जो आपके पास के और एन ए के दरमियान डिफरेंस था, क्लोरीन तो सेम हो गया, उनकी वैल्यूज़ भी इधर लगभग सेम होंगी। ये जो 23 का डिफरेंस आया है ये किसकी वजह से आया है, ये के और एन ए की वजह से आया है। इन दोनों का जो वैल्यू का डिफरेंस है वो हमारे पास 23 है। हमें नेक्स्ट में देखने से भी पता चल गया कि वो जो डिफरेंस 23.41 का जो डिफरेंस था वो के और एन ए की वजह से था, वो कंफर्म हो गया दूसरी एग्जांपल में। दूसरी एग्जांपल में ब्रोमीन है इधर, तो ब्रोमीन सेम हो गया। सोडियम और पोटाशियम आपके पास डिफरेंट है तो उसकी वैल्यू वही है जो ऊपर के सी एल में थी। अब के बी आर और एन ए बी आर है, फिर भी डिफरेंस वही है, यानी आइन की अपनी अपनी वैल्यू है इसके अंदर। ठीक है, इस
तो के और एन की जो वैल्यू इधर थी, इधर भी के और एन की वैल्यू वो है। दूसरा वाला जो आयन है, इधर क्लोरीन दूसरा आयन था, इधर ब्रोमीन था। डिफरेंस तो होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे पोटाशियम क्लोराइड है, यहाँ पे पोटाशियम ब्रोमाइड है। डिफरेंस नहीं आया। क्यों नहीं डिफरेंस आया? क्योंकि हर आयन की अपनी एक ख़ास वैल्यू होती है। ठीक है, इधर पोटाशियम और सोडियम का आपके पास जितना डिफरेंस था, इधर भी उतना ही डिफरेंस है, क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन सेम होती है आपके पास है हर आयन की। ठीक है, यही आपके पास कॉलरिज लॉ है कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो आप सोल्यूशन लेते हो, उसके अंदर जो आपके पास है, ये आपके पास पोटाशियम क्लोराइड अगर ले रहे हो, सोडियम क्लोराइड ले रहे हो, तो हर आयन की अपनी अपनी कंसंट्रेशन होती है। क्लोरीन की अपनी, पोटाशियम की अपनी, सोडियम की अपनी, इस क्लोरीन की अपनी। ठीक है, जितनी क्लोरीन की इधर है उतनी ही इधर है, जितनी पोटाशियम की क्लोरीन के साथ है उतनी ही पोटाशियम की ब्रोमीन के साथ है, उतनी पोटाशियम की आपके नाइट्रो ग्रुप के साथ होगी। ठीक हो गया, ये आपके पास है कॉलरेश लॉ है। नीचे वही आपके पास एक्सप्लेन किया गया कि 23.41 का डिफरेंस। नेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट में आपके पास है वो एग्जांपल है। अब आपके पास जो पहला है पोटाशियम, वो सेम है। ब्रोमीन और क्लोरीन में कितना डिफरेंस है? 2.06 का। इसी तरह नीचे आ गया, अब ब्रोमीन के साथ सोडियम है, तो कुछ ना कुछ चेंज आना चाहिए था, लेकिन चेंज नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हर आयन की अपनी ख़ास वैल्यू होती है। ब्रोमीन और क्लोरीन का यहाँ पे भी डिफरेंस कितना होगा? 2.06 ही होगा। ठीक हो गया, ये उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया कि इनफाइनाइट डिल्यूशन पे ये आपके पास जो पीछे ग्राफ आप देख के आए हो, इस ग्राफ के अंदर ये जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है KCl और HCl, इसको हमने इस जगह पे ये KCl है, ठीक है, उसकी एग्जांपल देखी है। जबकि आपके पास दोनों, जो दूसरा है CH3COH, उसकी यहाँ पे नहीं लिखी हुई। ये दोनों पे अप्लाई होता है, आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट पे भी और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में। ख्वाह वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, स्ट्रांग हो, कंसंट्रेशन आयन की क्या होगी? हमेशा इक्वल होगी। ठीक है, उनका डिफरेंस हमेशा इक्वल आएगा, ख्वाह वो पोटाशियम क्लोराइड हो, ख्वाह वो पोटाशियम ब्रोमाइड हो आपके पास। ठीक है, इसको हम फिर क्या लिखेंगे? ये आपके पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका बनेगा कि लैम्डा इनफाइनाइट, यानी इन्फिनिटी पे आपका, इनफाइनाइट का आपको पता है कि जिसकी लिमिट कोई नहीं होती, इनफाइन लैम्डा इन्फिनिटी इज इक्वल टू, ये कैपिटल लैम्डा लिखा हुआ है और आगे ये जो है ये आपके पास स्मॉल लेटर में लैम्डा लिखा हुआ है, दोनों हैं लैम्डा आपके पास। यानी ये कैपिटल लैम्डा इक्वल किसके होगा? आपके कैपिटल लैम्डा केटाइन प्लस कैपिटल लैम्डा एनाइन। ऊपर ये जो ज़ीरो है ये आपके पास है इन्फिनिटी को शो करता है, यानी लैम्डा ऑफ केटाइन एट इन्फिनिटी प्लस लैम्डा ऑफ एनाइन एट इन्फिनिटी। ठीक है, इसमें केटाइन और एनाइन जो आपके पास दोनों होंगे, उन दोनों को आप ऐड अप करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी? जो कंडक्टेंस होगी, जो लैम्डा हो, लैम्डा शो करता है कंडक्टेंस को। ठीक है, वो कंडक्टेंस आपके पास है इनफाइनाइट पे तब आएगी जब आप केटाइन और एनाइन को दोनों को ऐड अप करोगे। होगी, लेकिन क्या इनकी वैल्यूज़ इंडिपेंडेंट होगी। ठीक है, वो हम ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। इसको जब आप इसकी इक्वेशन लिखोगे तो इक्वेशन में फ़र्ज़ करते हैं आपके पास ए और बी दो हैं आपके पास है। ए से मुराद आप के ले लें और बी से मुराद सी है। आपके पास सबसे पहले क्या था? KCl था, उसी को हम कह रहे हैं। जनरल में उसको लिखा हुआ है कि ए बी है आपके पास। ए के नीचे भी कोई अगर आ जाता है, यानी के नीचे K2 है, Cl के अकेला कर लें, या बी के नीचे आपके पास 2 है, तो वो जो 2 आपके पास होगा, जब वो इक्वेशन की दूसरी साइड पे हम जाएंगे तो वो एज आपके पास कोएफिशिएंट आ जाएगा। ठीक है, आप हम फर्ज कर रहे हैं सिर्फ कि के है, उसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो आप यहाँ पे के वैसे का वैसे लिख दोगे। आपके पास इस बी की जगह Cl है, तो उस Cl को तो आप यहाँ पे लिखोगे ही। उसके नीचे जो 2 होगा उसको अब आप यहाँ पे ऊपर इधर साथ में ले आओगे एज ए कोएफिशिएंट उसके। ठीक है, ऊपर ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव हैं ये चार्जेस हैं,
नीचे हम एग्जाम्पल से इसको देख लेते हैं, मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके पास है लैम्डा यानी इक्विवेलेंस कंडक्टर्स NaCl इज इक्वल टू किसके होगा, आपके पास केटाइन के और एनाइन के, ठीक है। यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को दोनों को मिलाओगे आपके पास है, तो फिर आपके पास से कंडक्टेंस आएगी, ओवरऑल कंडक्टेंस आएगी। इसी तरह नीचे में आपको वो जो ये वाला पॉइंट है इस एक्सप्रेशन वाला वो एक्सप्लेन हो रहा है कि BaCl2 है, तो इस Cl2 Ba को अलग लिख लिया हमने। Ba के ऊपर आपके पास क्या चार्ज होता है, +2 होता है, क्योंकि ये आपके पीरियोडिक टेबल में कौन सी लाइन में आ रहा है, ये आपके कॉलम नंबर है, और कॉलम नंबर 2 पे आपको +2 चार्ज होता है, ठीक है। जबकि आपका जो दूसरा होगा Cl उसके नीचे 2 है, वो 2 एज कोएफिशिएंट इसके साथ आ जाएगा। और क्लोरीन को पता, आपको पता है क्लोरीन के ऊपर हमेशा 1 चार्ज होता है, ठीक है। ये उसकी नीचे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है आपके पास। ये आपके पास छोटा सा कानून था, कॉलरिश आपके पास साइंटिस्ट था जिसने ये दिया था आपको। इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, आपने लॉ तो पढ़ लिया, लेकिन लॉ को पढ़ के समझ नहीं आती, उसकी एप्लीकेशंस को पढ़ के समझ आती है कि ये लॉ कहाँ पे और किस लिए यूज़ होता है। इसकी पहली एप्लीकेशन है कि आपके पास कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंस कंडक्टर्स एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, इक्विवेलेंस कंडक्टेंस को आप फाइंड आउट कर सकते हैं इनफाइनाइट डिल्यूशन पर, ठीक है, किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट को। वो किस तरह कर सकते हैं, हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट ऊपर ग्राफ में कौन सा देखा था, CH3COH एसिटिक एसिड देखा था, उसी को हम देख लेते हैं कि इसकी हम कंडक्टेंस किस तरह मालूम, इक्विवेलेंस कंडक्टेंस हम कॉलरिश लॉ के ज़रिए किस तरह मालूम कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास है जिसको आपने फाइंड आउट करना है, जिसकी कंडक्टेंस फाइंड आउट करनी है, लैम्डा इन्फिनिटी CH3COH। इसके जब आयंस को आप लिखोगे तो ये दो आयंस इसके बने, ये आपने लिख ली, पहली इक्वेशन ये आपकी बन गई। आपने इसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। आपको इसकी कंडक्टेंस नहीं पता, इक्विवेलेंस कंडक्टेंस है नहीं पता, वो किस तरह फाइंड आउट होगी। आपके पास और तीन उन्होंने दिए हुए हैं, ऐसे समझिए न्यूमेरिकल चल रहा है। आपके पास तीन और हैं, KCl है, कौन लीव करके गया है, तीसरा अमजद लीव करके गई हैं, कर लेंगे ठीक। ये तीन उन्होंने दिए हुए आपके पास, KCl CH3COOK और HCl, ठीक है। इनके हम आइन बना सकते हैं कॉलरिश लॉ के ज़रिए। कॉलरिश लॉ ने हमें बताया कि पूरी जो कंडक्टेंस होती है वो इक्वल होती है आपके पास है उनके जो केटाइन होता है और एनाइन। इसका केटाइन पॉजिटिव चार्ज आपके पास K आपने लॉक कर लिया, नेगेटिव लॉक कर लिया, इसी तरह दूसरे का, इसी तरह तीसरे का आप लॉक कर लोगे। अब इन तीनों से आप क्या कर सकते हो, इसकी कंडक्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हो, इस CH3COOH को फाइंड आउट कर सकते हो। इसमें दो चीज़ें हैं, CH3 एक और COOH दूसरी, ठीक है। आप वो यहाँ से इन तीन में से हासिल कर सकते हो। सॉरी, इसके दो हैं आपके पास चीज़ें, एक CH3CO और दूसरी आपके पास H पॉजिटिव है। वेट कर लें, अज़ान हो रही है।
ठीक है जी, ये हमारे पास तीन उन्होंने दे दिए, KCl, HCl, CH3COO के, यानी पोटाशियम का साल्ट, पोटाशियम क्लोराइड और आपके पास HCl हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जब आप इस इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को ऐड करते हो, 3 और 4 को आपने ऐड करना है, उसमें से 2 को आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो आपके पास कुछ इस तरह का बनेगा। इन दोनों को आप प्लस करोगे और इसको माइनस करोगे, यानी इन दोनों को हमने प्लस किया, इसको माइनस कर दिया, तो आपके पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन बन जाएगा। ये आपने वैल्यू सिर्फ ऐड रखी है। ठीक है, पीछे आपके पास आपने बनाना क्या था, CH3COOH, जिसको आपने बनाना है उसको आपने राइट हैंड साइड पे ले लेना है, और जिन चीज़ों से आपने ऊपर बनाया है वो आपके पास ऊपर लिखी हुई हैं। ठीक है, आपके पास CH3COO जो है वो इससे आ जाएगा। आपने आप देखेंगे तो CH3COO इसका एक आपके पास बन रहा है, एनाइन बन रहा है। ठीक है, और दूसरा आपको क्या चाहिए, आपको H चाहिए। एक आपको ये चाहिए था, वो आपको इससे मिल गया। दूसरा आपको ये H चाहिए था, H आपको इससे मिल जाएगा, ये जो HCl है। ठीक है, तो आपके पास ये पूरी की पूरी वैल्यूज़ आ जाएगी। इन तीनों की वैल्यूज़ दी हैं, KCl की, HCl की, CH3 की वैल्यूज़ आपको नोन है, आपको पता है। ठीक है, इन तीनों की वैल्यूज़ आपको जब पता है, इसकी, इस लाख की भी पता है आपको, इसकी भी पता है, इसकी भी पता है, इसकी भी पता है। हमें चाहिए दो चीज़ें अब इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। आपने इसमें से इसकी वैल्यू उठा ली यहाँ से, क्योंकि इसकी हमें नॉन है, और हाइड्रोजन की हमने वैल्यू उठा ली यहाँ से। हमारे पास दोनों पूरे हो गए, तो हमारे पास ये CH3COOH की कंडक्टेंस हमें पता चल जाएगी। ठीक है, आपको इस साइन की कंडक्टेंस पता है, आपको इस साइन की कंडक्टेंस पता है, इन दोनों को मिक्स अप करके हमारे पास है एसिटिक एसिड बन रहा है, तो आपको यानी एसिटिक एसिड की कंडक्टेंस भी पता है। ठीक है, इस तरह हमारे पास दूसरी एप्लीकेशन इसके पास आ जाती है, वो है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट है। आप किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन को स्टडी कर सकते हो कि किस हद तक ये टूट सकता है आपके पास। उसके लिए आपके पास है एक छोटी सी इक्वेशन है, आपके पास लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा इन्फिनिटी है। लैम्डा यानी आपकी सिंपल लैम्डा जो सिंपल वैल्यू होती है, और लैम्डा इन्फिनिटी जो इन्फिनिटी पे जाके उसकी वैल्यू होती है। इन्फिनिटी आप कहेंगे कि सर इन्फिनिटी का तो आप ग्राफ में बोल रहे थे कि पता नहीं चलता, इन्फिनिटी का हमें पता चल जाता है। कब पता चल जाता है, इस एप्लीकेशन से। आपको इसकी इन्फिनिटी का नहीं था पता, CH3COH की, लेकिन आपने इसकी इन्फिनिटी को हासिल कर लिया किस तरह, दूसरी वैल्यूज़ की मदद से। आपने CH3COO की इधर से पता कर ली, और हाइड्रोजन की इधर से पता कर ली। और हम कॉलरिश लॉ के अंदर पढ़ के आए हैं, हर आयन की किसी के साथ भी हुआ वो हो, CH3COO के साथ है तब भी CH3COO की वैल्यू वही है जो कि इसके साथ होगी, हाइड्रोजन के साथ होगी, फिर भी उसकी वैल्यू वही होगी। ठीक है, पीछे कॉलरिश लॉ पढ़ने का मकसद ये था कि ये बताना कि हर आयन की सेम होती है। ठीक है, अगर हर आयन की सेम होती है तो आयन हम किसी और के पार्ट से भी ले लें। आपने पोटाशियम के साल्ट से इसकी वैल्यू ले ली, ठीक है, तो वो जो यहाँ पे इसकी फ़र्ज़ करें 5 वैल्यू थी इस CH3COO नेगेटिव की, तो इसके अंदर भी 5 ही होगी। ठीक है, इस हाइड्रोजन के अंदर अगर हाइड्रोजन की 10 थी तो हाइड्रोजन की तरह के भी 10 और अल 15 होगी। सही हो गया। अब आपको इनफाइनाइट कंडक्टेंस ऊपर वाले मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। उस इनफाइनाइट को आप यहाँ पे पुट कर देंगे, और सिंपल जो आपके पास होगी गिवन होगी वो आप यहाँ पे पुट कर दोगे, तो आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का पता चल जाएगा। ठीक है, नीचे उसकी एग्जाम्पल लिखी हुई है कि किस किस का आप पता चला सकते हैं। उसके बाद आपके पास इसकी तीसरी एप्लीकेशन है, वो है कि कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेयरिंगली सॉल्युबल साल्ट्स। आप थोड़े से जो हल पजीर साल्ट्स होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी को पता चला सकते हैं कि ये कितना हल होते हैं आपके वाटर के अंदर या किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला ये नीचे लिखा हुआ है, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू K इन 2000 बाय
इनफाइनाइट कंडक्टेंस। ठीक है, कि आपको पता है पीछे पढ़ के आए, स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है 1000, हम मोलैरिटी के लिए लगाते हैं, डिवाइडेड बाय आप कंडक्टेंस इनफाइनाइट का हमें ऊपर पहली एप्लीकेशन से पता चल जाएगा, वो आप पुट कर दोगे जिसकी आप फाइंड आउट कर रहे हो सॉल्युबिलिटी। तो आपके पास है, इसको हल करने के बाद जो आंसर आएगा वो उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। ठीक है, ये एक और एप्लीकेशन है, इसके अंदर कोई चीज़ को पढ़ लेना, कोई समझने वाली चीज़ नहीं है, ना इसका कोई फार्मूला है। हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें कंसंट्रेशन का पता है। ठीक हो गया, ये आपके पास हो गया स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट वाला आपका टॉपिक है आपके सिलेबस के अंदर से। उसके बाद आपके सिलेबस के अंदर एक और टॉपिक है जो कि है हिट्रोव्स रूल लिखा हुआ है उधर। हिट्रोव्स एक्सप्लेनेशन हम कर लेते हैं, या हिट्रोव्स मेथड कहते हैं उसको, हम वो देखेंगे वो हमारे पास क्या होता है। उसको समझने के लिए हमारे पास ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम से हम सारे के सारे हिट्रोव के मेथड को स्टडी करेंगे कि हिट्रोव हमारे पास साइंटिस्ट था, वो क्या कहता था, उसका मेथड क्या कहता है हमारे पास। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में वो हमें क्या बताते हैं। आपके पास इसके अंदर तीन कंपार्टमेंट बने हुए हैं, एक एनोडिक कंपार्टमेंट है, उसके बाद सेंट्रल कंपार्टमेंट है और कैथोडिक कंपार्टमेंट है। सेंट्रल कंपार्टमेंट है इन दोनों के दरमियान बस राब्ता कायम करने के लिए होता है। सेंट्रल कंपार्टमेंट का सच कोई काम नहीं है। ठीक है, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट एनोड और कैथोडिक कंपार्टमेंट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए होता है और कुछ भी नहीं है। इसके अंदर हाँ आप देखोगे कि हमारे पास तीन केसेस होते हैं। सबसे पहला केस हमारे पास है कि अगर आपके पास जो एनाइन है, यानी नेगेटिव चार्ज जो आपके पास है, ये फर्स्ट है आपके पास केस की जो ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट केस, ये जिसको एक्सप्लेन किया हुआ है, ये वाला फर्स्ट केस जो है ये आपके पास है, ये बी है। ये बी का जो ऊपर सारे का सारा लिखा हुआ है फर्स्ट केस, वो ये बी को एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या होगा, वो कहता है कि अगर कैथोडिक कंपार्टमेंट से आपके दो नेगेटिव आयन मूव कर जाएं, किसकी तरफ है, एनोडिक कंपार्टमेंट की तरफ मूव कर जाएं, तो आप देखोगे कि जितने आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही आपके पास है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और अकेले कितने हैं, अकेले यहाँ पे जिसका पेयर नहीं है, इधर नेगेटिव दो हैं जिनका पेयर कोई नहीं है ऊपर। ठीक है, इधर आपके पास दो ही पॉजिटिव हैं जिनका पेयर है कोई नहीं है। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट केस है कि जिसके अंदर दो नेगेटिव चार्ज मूव करके कैथोड से एनोड की तरफ आपके पास जा रहे हैं। एक ही चीज़ इधर नोट हमने की, वो क्या नोट की कि जितने इधर पॉजिटिव अकेले हैं उतने ही इधर आपके पास है नेगेटिव अकेले हैं। ठीक है, अब आपका फर्स्ट केस जो ऊपर लिखा हुआ है उसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं, वो क्या है। तो व्हेन ओनली ए नाइन मूव, जब हमने अनाइंस को मूव करवाया, सपोज टू अनाइंस लीव कैथोडिक कंपार्टमेंट एंड एंटर टू एनोडिक कंपार्टमेंट, वो कैथोड को लीव करके एनोड में चले गए। सो वी गेट द पोजीशन बी, जो हमारे पास बी पोजीशन थी वो बन गई। although the cation have not moved, still we see that the number of ions लिबरेटेड इज टू एट बोथ इलेक्ट्रोड। वो कहते हैं आपका यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो मूव नहीं किया, लेकिन इधर भी दो अलग दो लिबरेट हो रहे हैं नेगेटिव, और इधर दो पॉजिटिव लिबरेट हो रहे हैं। लिबरेट होने का मतलब डिपॉजिट हो रहे हैं आपके इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके लग रहे हैं। ठीक है, उसके ऊपर कंसंट्रेट हो रहे हैं। But we see that the concentration in the anodic compartment has not altered while that in the cathodic compartment is altered। ठीक है, लेकिन मूव बेशक पॉजिटिव चार्ज नहीं किए, लेकिन कंसंट्रेशन में डिफरेंस आ गया एनोडिक कंपार्टमेंट और कैथोडिक कंपार्टमेंट के अंदर। ये आपके पास पहला केस है। ठीक है, तीनों केस पढ़ेंगे उसके बाद कंक्लूड करेंगे कि इसका हमें फ़ायदा क्या है। सही हो गया। बी के अंदर आप देखोगे कि बी के अंदर क्या हुआ, सपोज के दो केटाइन मूव करके अब एनोड से कैथोड में चले गए। पहले कैथोड से दो नेगेटिव मूव करके इधर आ गए थे। अब सी के अंदर आप देखोगे
इधर से आपके पास दो पॉजिटिव मूव करके इधर चले गए हैं, ठीक है। अब आप देखोगे वही चीज़ हुई है, सिर्फ मूव करके आप इधर से पॉजिटिव चार्ज गए हैं, उधर से नेगेटिव मूव करके आपके पास इधर नहीं आए हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या कंडीशन बनी है कि इधर भी 4 अकेले हैं नेगेटिव और इधर 4 पॉजिटिव अकेले हैं आपके पास। इसी तरह अगले के अंदर आपके पास क्या होगा कि सपोज 2 के टाइम फ्रॉम एनोड कंपाउंड लीव एंड एंटर द कंपाउंड इन द स्प्रेड ऑफ आयन इज हाफ। अब आपके पास दो इधर से मूव करके उधर गए हैं और दो उधर से मूव करके इधर आए हैं, ठीक है। दोनों बराबर, जो ऊपर दोनों में अलग अलग हुआ था, अब वो कंडीशन इधर सेम होगी। अब आप इसके अंदर भी देखोगे तो कि 3 हमारे पास नेगेटिव हैं और इस साइड पे 3 पॉजिटिव हैं, ठीक है। हालांकि आप दोनों साइडों से मूव किया, अब तो कुछ डिफरेंस होना चाहिए था, लेकिन अभी भी वही चीज़ चल रही है कि जितने इधर नेगेटिव हैं उतने इधर आपके पास पॉजिटिव हैं। इससे हमने एक कंक्लूजन आपके पास तो निकली हुई है कि आपकी जो फॉलिंग कंसंट्रेशन कैथोड है, कैथोड पे जितने कम हो रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे स्पीड ऑफ एनाइन, वो एनाइन की स्पीड पे डिपेंड कर रहे होंगे। इस स्पीड का भी आपको नहीं समझ आएगी, अभी आप देखेंगे। आगे 2 पॉइंट हैं कंक्लूजन जो हमारे पास असल हैं, ये कंक्लूजन आपके पास लिखी हुई हैं कि एट बोथ कैथोड्स इलेक्ट्रोड्स यानी एनोड और कैथोड दोनों पे इक्वल नंबर ऑफ आयंस ऑफ सेम वैलेंस टाइप और डिस्चार्ज, दोनों साइडों पे इक्वल डिस्चार्ज हो रहे हैं, जितने इधर नेगेटिव हैं उतने उधर पॉजिटिव हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास कंक्लूजन क्या निकली, देयर इज ऑलवेज डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन अराउंड द कैथोड। क्या होगा कि कैथोड की कंसंट्रेशन हमेशा डिक्रीज होगी, आपके पास ऊपर हमने देखा। तीसरा आपके पास पॉइंट है कि डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन अराउंड द कैथोड इज इक्वल टू द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन अराउंड द एनोड। जितनी कैथोड पे कम हो रहे हैं उतने एनोड पे बढ़ रहे हैं, जितने एनोड पे बढ़ रहे हैं उतने कैथोड पे कम हो रहे हैं आपके पास, ठीक है। यानी डायरेक्ट रिलेशन तकरीबन इसके इनडायरेक्ट रिलेशन इसका बन रहा है। उसके बाद है कंसंट्रेशन ऑफ मिडल कंपार्टमेंट डज नॉट चेंज। हमने देखा कि मिडल कंपार्टमेंट जो था उसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुई। अब हम ये पॉइंट पढ़ते हैं कि फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड। एनोड पे जो आपकी कंसंट्रेशन चेंज हुई है उसको हम किस तरह हासिल कर सकते हैं मैथमेटिकली। स्पीड ऑफ केटाइन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ एनाइन आप कर दोगे तो आपके पास है कंसंट्रेशन आ जाएगी एनोडिक कंपार्टमेंट की, ठीक है। जितने मूव करके यहाँ से गए हैं, मूव करने स्पीड का हमें पता चलेगा करंट से, और करंट आपके पास जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जब पॉजिटिव मूव करता है तो आपके पास है करंट फ्लो होगी, ठीक है। जब इधर पॉजिटिव मूव किया है इधर से इधर तो करंट फ्लो हुई है, जब इधर से मूव करके इधर गया तो करंट फ्लो हुई है। तो ये जो स्पीड आपके पास है, स्पीड का मतलब है कि आपके पास है जो मूवमेंट हो रही है उसके अंदर, ठीक है। कैथोड से एनोड की तरफ जो मूवमेंट हो रही है, एनोड से कैथोड की तरफ जो मूवमेंट हो रही है, उस मूवमेंट को आप यहाँ पे क्या कह रहे हो, स्पीड कह रहे हो। यानी जितने मूव करके गए हैं केटाइन के कैथोड के वो आप ऊपर लिखोगे, जितने मूव करके एनाइन के गए हैं वो आप नीचे लिखोगे, तो आपके पास कंसंट्रेशन का डिफरेंस आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये आपके पास वही है कि सेंट्रल कंपार्टमेंट में आपके पास है कोई डिफरेंस नहीं है। ये हमारे पास क्या है, हिट्रोव्स की एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। ये जो अभी हमने पढ़ा है ये हमने इलेक्ट्रोड को स्टडी किया है। आप का सोल्यूशन के अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक साइड पे नेगेटिव और दूसरी साइड पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। वो एक इलेक्ट्रोड को हमने स्टडी किया है कि इलेक्ट्रोड के ऊपर जो आयन की कंसंट्रेशन होती है वो किस तरह होती है, उसकी कंसंट्रेशन को हम स्टडी किस तरह करते हैं कि इस पे कितने पॉजिटिव आके लग रहे हैं या कितने नेगेटिव यहाँ से रिमूव हो रहे हैं। ठीक हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ लें। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं। उसके बाद हमारे पास हीट्रोप्स की जो मेन आपके पास सर जी
सर इफ्रा का ना जूम वर्क नहीं कर रहा। अच्छा जी, जी। सही हो गया। ऊपर थी आपके पास एक्सप्लेनेशन है हिट्रोव्स की, ठीक है। हिट्रोव्स के दो आगे से आपके पास कानून आने का, हिट्रोव के मेथड की जो मेन चीज़ है वो ट्रांसपोर्ट नंबर है। ये एक्सप्लेनेशन है, ये एक्सप्लेनेशन आपको फुल वाजे नहीं करती कि ये आपके पास एक्सप्लेनेशन है क्या। इसके आगे जब एप्लीकेशंस आएंगी तो एप्लीकेशंस में हमें असल पता चलता है। जिस तरह कॉलरेज लॉ हमने पढ़ा ऊपर, तो कॉलरेज लॉ हमें सिर्फ इतना ही बताता था केटाइन और एनाइन का मिल के क्या बनाते हैं। केटाइन की अलग वैल्यू होती है, हमने इस द टेबल के अंदर पढ़ा केटाइन की, इस केटाइन की अलग है, इस एनाइन की अलग वैल्यू, खास एक वैल्यू होती है। उसकी समझ हमें आके आई इस एप्लीकेशन के अंदर, जब हमने किसी और मालिक्यूल को एक्सट्रैक्ट किया तीन अलग मालिक्यूल से, ठीक है। इनसे जब हमने एक्सट्रैक्ट किया तो हमें पता चला कि एनाइन की क्या होती है, वैल्यू सेम होती है। इसी तरह ये जो अभी आपने एक्सप्लेनेशन देखी है, इससे आपको फुल वाजे नहीं होगा। फुल वाजे किस तरह होगा, आप आगे ट्रांसपोर्ट नंबर पढ़ेंगे, और ट्रांसपोर्ट नंबर के अंदर दो मेथड मज़ीद आएंगे, जिसको स्टडी करोगे तो आपको पता चल जाए। ट्रांसपोर्ट नंबर क्या है आपके पास, ये ही हिट्रोव्स का असल रूल है। ट्रांसपोर्ट नंबर को फाइंड आउट करना है। ट्रांसपोर्ट नंबर इज़ द फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट कैरिड बाय एन आइन। कि आइन हम पढ़ के आए कि आइन की वजह से क्या हम जनरेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ये कि आइंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो आइंस कितनी करंट जनरेट कर रहे हैं, कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट